मंडेज एडिशन में हम फोकस करते हैं कंपटीशन लॉ पर और जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से कंपटीशन लॉ यानी प्रतिस्पर्धा कानून हमारी सहायता कर सकता है। आज हम फोकस कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर पर। यदि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ये सेगमेंट बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और कंपटीशन लॉ किस तरह से रेलेवेंट है हेल्थ केयर पर, आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं श्री धनेंद्र कुमार। आपका स्वागत है धनेंद्र जी, फॉर्मर चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और साथ ही स्वागत करना चाहेंगे श्री आर प्रसाद का, पूर्व सदस्य कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आपका भी स्वागत है। धनेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब तक हमने इस श्रृंखला में जाना है कि कंपटीशन एक्ट कंपटीशन को प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है। जब हेल्थ सेक्टर की बात होती है तो वहां क्या रेलेवेंस है कंपटीशन लॉ की? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का सीधे उत्तर दूं, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं भी आज छठ के पर्व की बधाई देना चाहूंगा। शुक्रिया। हमारे सभी देशवासियों के लिए और खास तौर से आम आदमियों के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग स्टडीज के मुताबिक हम लोग आम आदमी अपने कुल आमदनी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा, कुछ लोगों में आधा कुल आमदनी का, कुछ में एक तिहाई, कुछ में आधे से भी ज्यादा हिस्सा स्वास्थ्य, दवाइयां और सब चीजों में खर्च करते हैं। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम अपना स्वास्थ्य की देखभाल रखें। उसमें कंपटीशन की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें सबसे पहले तो जरूरी बात यह है, यहां पर मैं एक जरा वो भी ऐड कर दूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो स्वच्छ भारत अभियान आजकल चल रहा है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है देश में स्वच्छ और सफाई तरीके के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में। और स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी होती है कि उसकी वजह से मैनडेज का लॉस होता है बीमारी वगैरह में, उससे भी आम आदमी की आमदनी में फर्क पड़ता है। आपने बात की कंपटीशन की जी। सबसे पहले तो जानना बहुत जरूरी है कि हेल्थ सेगमेंट में क्या चीजें जरूरी हैं। तो इसमें मैं कहूंगा कि तीन चीजें, पीएचडी, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल सर्विसेज और डायग्नोस्टिक सर्विसेज, तीन चीजें आमतौर से महत्वपूर्ण होती हैं। और ये इसी ऑर्डर में ही? जी, किसी भी ऑर्डर में गिन लें, मैं तो याद रखने के लिए पीएचडी के तौर पर कर रहा हूं कि फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। और उसमें चार चीजें महत्वपूर्ण हैं, ट्रिपल AQ के तरीके से मुझे याद रखने में सुविधा होती है। एक्सेस, अवेलेबिलिटी और उसके अलावा एफोर्डेबिलिटी, और ये उसकी जो कुल मिलाकर क्वालिटी सब चीजों की अच्छी होनी चाहिए। उन सारी बातों में कंपटीशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मिसाल के तौर पर आप पहले फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो उसके अंदर कंपटीशन के द्वारा ये देखा जाता है कि एसोसिएशंस कोल्यूजन से या एसोसिएशंस की कई प्रैक्टिसेस हैं जिसके ऊपर की कमीशन ने बहुत सारे मामलों में एसोसिएशंस के ऊपर पेनल्टीज लगाई हैं, जब वो कह देते हैं कि हमारे मेंबर्स के अलावा कोई और यहां पर दुकान नहीं खोल सकता, या नई दुकान खोलना हो तो हमसे पहले नो ऑब्जेक्शन लेना होगा। या हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगर डॉक्टर्स कई दफा प्रिस्क्राइब ऐसे करते हैं कि वो हमसे ही किसी और जो जान पहचान वाले हैं उनसे ही करें, तो डायग्नोस्टिक में ये होता है। या हॉस्पिटल्स में भी कई दफा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंपटीशन के माध्यम से भी बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं, क्योंकि कंपटीशन का कुल मिलाकर मकसद होता है कि कंपटीशन के द्वारा कीमतें कम हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, अवेलेबिलिटी बढ़े और कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, सभी लोगों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो कि कौन अच्छे से अच्छा दे रहा है कंज्यूमर को। अल्टीमेटली कंज्यूमर शुड बी द किंग, द चॉइस शुड बी हिज, चॉइस शुड बी कंज्यूमर्स। लेकिन ये जो पूरी बात है कंपटीशन एक्ट की कि अच्छी क्वालिटी सर्विसेज कम से कम दामों में मिले, तो जो पीएचडी की बात यहां पे धनेंद्र जी ने की है मिस्टर प्रसाद, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, हॉस्पिटल्स हो या डायग्नोस्टिक, ये अभी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्या वो ये बात सुनिश्चित नहीं करती? अभी जो रेगुलेशंस है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। जैसे आप मेडिकल एजुकेशन ले लीजिए। मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इतने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, लेकिन अपने मेडिकल ग्रेजुएट्स कम पैदा होते हैं। चाइना में कम मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन डॉक्टर ज्यादा पैदा होते हैं।
तो उससे क्या हो जाता है कि अगर आप देखिए तो मेडिकल एजुकेशन में जो एमबीबीएस डॉक्टर जो आते हैं वो वर्ल्ड रिनाउंड डिग्री है, वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने यहाँ के 1/3 मेडिकल ग्रेजुएट्स विदेश चले जाते हैं, तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड है फॉर फॉरेन डॉक्टर्स। जी, तो धनेंद्र जी वही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो जो मेडिकल एजुकेशन देखती है, या फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो लॉ है, या हॉस्पिटल के लिए जो लॉ है, वो अपना काम कहां कमी खलती है कि सीसीआई का रोल आ जाता है? सीसीआई एसेंशियली मार्केट रेगुलेटर है। जो ये रेगुलेटर्स आपने बताए, चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, नेशनल प्राइसिंग कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह हो, ये अपने अपने सेक्टर में काम करती हैं। वो देखती हैं कि मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी कैसे है, जो एमसीआई हैं, या जो एजुकेशन की क्वालिटी कैसे है, या जो फार्मास्यूटिकल प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है वो उन दवाइयों की कीमतों के बारे में भी देखती है। कंपटीशन जो है वो एक मार्केट रेगुलेटर इस प्रकार से है कि मार्केट में जो प्रैक्टिसेस हैं इस प्रकार से हो कि उनमें प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, उसमें कोई बीच में गड़बड़ी ना कर सके, जैसे कल्यूशन, कार्टेल वगैरह के माध्यम से, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस। एक दवा है तो वो अपने किसी भी कीमत पे, मनचाहे कीमत पे दे दें। तो कंपटीशन कुल मिलाकर ये देखता है कि कंज्यूमर के हित में जनरली एज ए क्लास, नॉट इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो कंपनियों का व्यापार, जो काम करने का तरीका है इस प्रकार हो कि कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो। और कंपनियों का मतलब हॉस्पिटल सर्विसेज में भी प्रतिस्पर्धा हो, प्रोडक्ट में भी प्रतिस्पर्धा हो, डॉक्टर्स में भी प्रतिस्पर्धा हो, डायग्नोस्टिक्स में भी प्रतिस्पर्धा हो, और उन प्रतिस्पर्धा का ज्यादा से ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को मिले। जी प्रसाद जी, और कौन से एंटी कम्पिटिटिव कंसर्न्स हैं जो सीसीआई ने ऑब्जर्व किए हैं, और क्या अगर हेल्थ केयर में कोई ऐसे कंसर्न्स आते हैं तो सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले सकता है सीसीआई? सीसीआई के पास सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेने का पावर है, वो ले सकता है। लेकिन यह है कि अपने हिंदुस्तान में कम से कम 10% आबादी ऐसे है जो पॉवर्टी लेवल के नीचे चली जाती है, क्योंकि जो खर्चा अपने उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है 67% इंडिविजुअल खुद बेयर करता है। बैलेंस जो है वो सरकार या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आता है। तो 67% का मतलब अपनी आमदनी लोगों की कम है, तो 10% आबादी जो है एवरी ईयर पॉवर्टी लेवल के नीचे चली जाती है, सिर्फ इसी कारण। तो ये चीज हमको उपलब्ध कराना है गांव में, छोटे छोटे शहरों में। अब हो क्या गया, जैसे मैं पहले बता रहा था, डॉक्टर निकलते हैं 1/3 बाहर चले जाते हैं, बाकी सब शहर में चले जाते हैं। गांव में आज डॉक्टर नहीं है तो कौन देखता है? क्वैक क्यों उनका इलाज करता है। पुराने जमाने में एक होता था, उसको बोलते थे वो 2 रुपए वाले डॉक्टर थे, उनका डिप्लोमा सिर्फ उसी स्टेट में रिकॉग्नाइज होता था और वो कहीं बाहर जा भी नहीं सकते थे। वो गांव में फिर छोटे छोटे डिस्पेंसरी खोल करके वो इलाज करते थे। तो अगर मान लीजिए कोई क्वैक इलाज कर रहा है, फर्जी डॉक्टर है, और ये अनएथिकल प्रैक्टिस हुई, तो क्या फिर सीसीआई के दायरे में आ जाएगा? नहीं, वो सीसीआई के दायरे में नहीं आएगा। उसके लिए क्वैक के लिए दूसरे लॉ लगेंगे जी, सीसीआई के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि हमको सप्लाई बढ़ाना है, डॉक्टरों का, नर्सों का, इनका सप्लाई बढ़ाना है। तो जो पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन है उनको थोड़ा ईज आउट करना पड़ेगा, वो एंटी कम्पिटिटिव है। जी, और आपने प्राइसिंग की बात की थी। मान लीजिए कोई दवा का कोई रेट है, बनाने वाला कहता है कि जी मैंने रिसर्च की और उस पर मेरा वाकई लागत ये है, तो रीजनेबल प्राइस जो होगी वो हम बनाने वाले के एंगल से देखें धनेंद्र जी, मैन्युफैक्चरर या कंज्यूमर, जो तो हमेशा चाहेगा दवा के दाम कम हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इस संबंध में मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल में एक प्रोग्राम चलाया है, मेक इन इंडिया जी, तो उस अभियान के अंतर्गत सभी को आह्वान किया है, दुनिया जहान के जितने भी सभी मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि आप आइए, भारत में बनाइए, भारत के मार्केट के लिए भी और विदेश के लिए भी। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हमें आशा है कि हेल्थ सेक्टर में भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। हमें ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत में जो दवाएं बनती है, न सिर्फ भारत के विशालकाय बाजार के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, खासतौर से इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी दी फार्मेसी ऑफ द एंटायर थर्ड वर्ल्ड। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब की दवाएं बनती हैं, जिसमें आधी करीब यहां खर्च हो जाती हैं, आधी करीब विदेश में जाती हैं। प्रसाद साहब ने डॉक्टरों की बात की, हमारे डॉक्टरों की बहुत कमी है, 10,000 के करीब लोगों पर एक डॉक्टर है, वगैरह वगैरह, उसको छोड़िए।
लेकिन अब ज्यादा अगर कंपनियां यहाँ दवा बनाएंगी जी। और ज्यादा R&D पे खर्च होगा तो दवाएं अपने आप कमाएगी। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि कोई दवा कहे कि जी हमें तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे इतना खर्चा हुआ और इसलिए हमारी कीमत इतनी पड़ती है। तो इस संबंध में 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि दवाएं जो हैं ज्यादातर ऐसी हैं जिन दवाओं के चीपर सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हैं। तो आमतौर से बेहतर ये रहता है